Okay, very good morning. तो वी आर इन सेशन 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एक बार देख लेते हैं नोट से हमने क्या क्या कवर अप कर लिया और फिर आज हम पूरा डेफिनेशनल सेक्शन आज खत्म करेंगे, फिर हम आगे प्रोविजन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर डेफिनेशन पार्ट। एक एक देखते हैं। दीज आर द नोट्स। अब सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ, हमने पढ़ लिया है अबाउट कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट पढ़ा है हमने, करेक्ट। कंप्लेनेंट में कौन कौन आता है? कंप्लेनेंट हो चुका है, कंज्यूमर आता है, वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, सीजीएसजी, सेंट्रल अथॉरिटी, वन और मोर कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट, डेथ ऑफ कंज्यूमर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन केस ऑफ माइनर, हिज गार्डियन एंड पेरेंट्स। करेक्ट है बात। कंप्लेंट क्या दर्ज कर सकते हैं? यूटीपी, आरटीपी, करेक्ट। गुड्स बॉट आर हैविंग डिफेक्ट, ये हो गया था अपना, आई एम जस्ट रिवाइजिंग, करेक्ट। उसके बाद हैविंग डेफिशिएंसी इन सर्विस, प्राइजेस इन एक्सेस ऑफ ऑल द फोर, डिस्प्लेड ऑन द गुड्स, गवर्नमेंट प्राइजेस वगैरह ये सब आता है। उसके बाद हैजार्डियस गुड्स एंड हैजार्डियस सर्विसेज, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। आज हम देखेंगे इसका क्या मीनिंग है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। उसके बाद हमने कंज्यूमर देखा, मतलब बेसिकली कंज्यूमर फॉर गुड्स एंड कंज्यूमर फॉर सर्विसेज। इट शुड बी फॉर कंसीडरेशन, वेदर पेड, प्रॉमिस, पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस्ड, राइट। उसके बाद यहां पर एक चीज मुझे और आपको ऐड करवानी है जो हम देखेंगे, ठीक है। इस पे वापस आएंगे कंज्यूमर पे। उसके बाद नेक्स्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट नहीं हुआ है। उसके बाद कंज्यूमर राइट्स हो गए, 6 राइट्स, ये तो आपको अच्छे से आता है ऑलरेडी, करेक्ट है। 6 राइट्स हो गए। डिफेक्ट हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, ओके, डेफिशिएंसी हो चुका है, डिफेक्ट हो चुका है, डेफिशिएंसी हो चुका है। जस्ट देख रहे हैं हम क्या क्या हो गया। उसके बाद ई कॉमर्स हो गया, राइट। ई कॉमर्स के बाद मैंने देखा ई कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट थ्रू डिजिटल नेटवर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर, ये भी हो गया। उसके बाद गुड्स हो गया है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल गुड्स एंड इंक्लूड फूड एज पर फूड एंड सेफ्टी एक्ट 2006। यहां तक हम एंड में आ गए थे, यहां तक हम एंड में आ गए थे। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम समझते हैं। एडवर्टीजमेंट, हाँ, एडवर्टीजमेंट यू नो नाउ डेज एडवर्टीजमेंट सो इम्पोर्टेंट। मैंने इंडिया में देखा इतने सारे शैम्पू सोप्स हम बनाते हैं, लोकल प्रोडक्ट्स, बट हम वही सोप खरीदते या वही शैम्पू खरीदते विच वी सी एन एड। मतलब इतने लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, शैम्पू सोप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मैंने देखा है बता रहा हूँ, मतलब नाम भी नहीं पता होगा हमें, इतने सारे टाइप के शैम्पूज है, बट हमें गिने चुने नाम पता है जिसका हम एड देखते हैं, जिसका ब्रांडिंग होता है। तो नाउ डेज एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंस अ लॉट। सबसे पहली शुरुआत प्रोडक्ट के बारे में बताने से एडवर्टीजमेंट है। जब तक आपको पता ही नहीं चलता है, अरे मतलब मैंने टीचिंग में भी देखा है कि भाई आई डोंट ऐड दैट मच, या बेसिकली अपना अपना परसेप्शन है, मुझे नहीं जमता है, कुछ करते हैं कुछ नहीं। मार्केटिंग करना चाहिए, मैं तो बिलीव करता हूँ, बट मैं कर नहीं पाता हूँ। तो अभी बहुत सारे बच्चे बाद में, अरे सर आपका नाम बाद में पता चला या हमने सुना था, एग्जाम्पल वॉट एवर मे बी। तो एडवर्टीजमेंट अगर करूंगा मैं तो कहीं ना कहीं वी आर एबल टू रीच मार्केट। जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो है बट इतना नहीं। तो एडवर्टीजमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट टू इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बाय द प्रोड्यूसर्स। तो व्हाट इज एडवर्टीजमेंट? अगर आप देखते हो एडवर्टीजमेंट, जस्ट होल्ड ऑन, यहां देखना कैसा लिखा है, पॉइंटर, हाइलाइटर, एनी ऑडियो और विजुअल, ऑडियो रेडियोस पे होता है, विजुअल वीडियोस, करेक्ट है, विच helps in publicity, representation, endorsement and pronouncement. Publicity, endorsements, representation, pronouncement using light, sound, smoke, gas, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट। आजकल वेबसाइट ओपन करोगे कोई टपक पॉप आउट आता है, वहां पर आपको कोई बुक माई शो या कोई तो मतलब जोमैटो कुछ तो ऐसा ऐड आएगा, पॉप आउट, ओके। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर। अरे आप बिलीव नहीं करोगे, सकाल के फ्रंट पेज पे फुल एड, एक दिन का पैसा 5 लाख रुपए, ज्यादा ही होगा शायद, 5 लाख मैं आपको कम बता रहा हूँ। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
print media, electronic media, and using various types of effects, light, sound, smoke, gas. लॉन्च होता है, प्रोडक्ट लॉन्च होता है, डांस होता है, परफॉर्मेंस आता है, सेलिब्रिटीज आते हैं, कोई एंडोर्स करता है, एंडोर्समेंट भी जैसे महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ये एंडोर्समेंट्स कर रहे हैं, तो ये सब एडवर्टीजमेंट है एंड इंक्लूड्स एनी सर्कुलर, notice, wrapper, invoice or other such document. You know, any form of notice, circular, ठीक है ना बात, या लेबल, पैम्पलेट, सर्कुलर्स, ब्रोशर्स. आप जब कोई कार के शोरूम में जाते हो तो आपके हाथ में एक बढ़िया सा कलरफुल ब्रोशर हाथ में पकड़ा देते हैं. अब वो देखते हैं फीचर्स, ये लिखे, वो लिखे, ये लिखे, वो लिखे, आप खरीद लिए, बाद में आपको वो कोई फीचर नहीं मिले, कैन यू फाइल अ केस? यस, आपको ऐड करके इन्फ्लुएंस किया गया. ब्रोशर, पैम्पलेट, ये सब भी एडवर्टीजमेंट में कवर्ड है. तो आप मेरे साथ रिपीट करोगे, यहां देखकर रिपीट करोगे. एडवर्टीजमेंट मीन्स एनी ऑडियो विजुअल व्हाट, publicity, representation, endorsement, pronouncement using what? Using is light, sound, smoke, gas, print media, electronic media, internet और website. Facebook कितना ऐड करता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम की स्टोरीज आप देखते हो तो 2-5 स्टोरी आपके फ्रेंड की दिखी, बीच में कोई कंपनी का ऐड आ जाता है, उसको भी क्लिक करते हैं, फिर अगला जाते हो. तो दैट इज यूजिंग व्हाट? इंटरनेट. दैट इज यूजिंग व्हाट? इंटरनेट और वेबसाइट. Okay, and includes any notice, circular, label, wrapper, invoice or others. Invoice, wrapper, invoice. अरे हाँ, अरे मैकडोनल्ड्स के टिश्यू पेपर तक छोड़ देनी है. मैकडोनल्ड्स के टिश्यू पेपर पे भी बढ़िया ऐड आता है, उसके ऊपर एम लिखा रहेगा, आई एम लविंग इट, ऐसा कुछ लिखा रहेगा. इनवॉइस, इनवॉइस पे होता है जब आप बिल करते हैं ना, आपको बिलिंग करते हैं, जैसे पैंटलून्स में आप शॉपिंग करने गए तो उन लोग पीछे साइड पर कोई 4-5 ब्रांड का नाम प्रिंट कर देते हैं, 4-5 ऑफर लिख देते हैं कि यू विल गेट 50% ऑफ ऑन नेक्स्ट परचेज, या नीचे लिखा रहता है टैगलाइन. इनवॉइस में भी ऐड कर देते हैं. इनफैक्ट मॉल्स जो होते हैं वो लोग कंपनी से चार्ज करते हैं कि देखो हमें 5 लाख रुपए दो, हर इनवॉइस पे एक तुम्हारी एक ऐड जाएगी. अरे इनवॉइस, एमएससीबी इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे बेस्ट एग्जांपल. एमएससीबी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर कभी देखना आगे पीछे कोई तो एक कंपनी का ऐड मिलेगा. आपके घर पे लाइट बिल आया, लाइट बिल आया तो लाइट बिल में कोई तो नीचे ऐसा उसके चार्जेस रहते हैं, फ्रंट पेज, बैक पेज, इनवॉइस है वो अल्टीमेटली. तो वहां पर भी कुछ भी प्रिंट हो गया वो एडवर्टीजमेंट है, वो क्या माना जाएगा? एडवर्टीजमेंट है. ओके सर, रैपर, यस, प्रोडक्ट रैपिंग, प्रोडक्ट बढ़िया सा रैपिंग करते हैं आजकल तो रैपर पे भी देयर लॉट ऑफ ब्रांडिंग और लॉट ऑफ डू एडवर्टीजमेंट्स. करेक्ट, लिखो ये चीज.
तो एडवर्टीजमेंट 1986 एक्ट में कभी डिफाइन नहीं था, बट आज बहुत सारे एड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो आपको एड पॉपुलर पता रहेगा, वो एक्स स्प्रे लगाता है और बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर उस चक्कर में पागलपन में एक बंदे ने बहुत सारा एक्स स्प्रे खरीद लिया, 40-50 बॉटल लगा ली, बट उसका काम नहीं हुआ। अरे लोग एड फेयर एंड लवली फेयरनेस 7 दिनों में ऐसे दिखा देते, बाप रे बाप, मतलब इतना गोरापन। समथिंग वेयर एडवर्टीजमेंट इज इन्फ्लुएंसिंग, लाइक फेयर एंड हैंडसम क्रीम। कभी जिंदगी में मेन फेयरनेस क्रीम था ही नहीं, बट एक कंसेप्ट क्रिएट हो गया कि नाउडेज मेन आल्सो हैव टू अप्लाई द फेयरनेस क्रीम। समझ में आ रहा है? दैट इज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, दैट इज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस। तो एडवर्टीजमेंट नए एक्ट में डिफाइन किया गया। उसके बाद एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। अब कोई प्रोडक्ट है, उसमें कोई हैजार्डियस है या कोई केमिकल मिक्स है, मैगी के अंदर जिंक लीड इतना है, या बोर्नविटा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, चेकिंग करने के लिए हमें लेबोरेटरीज में भेजना है। तो द सैंपल एंड द टेस्टिंग विल बी डन इन एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। एंड व्हाट आर दोज लेबोरेटरी? नॉट प्राइवेट लेबोरेटरी। अब जैसे एग्जांपल है कि किसी का मर्डर होता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होगा, पैसे खा के खत्म कर लिए। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो सकता है, बट मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन आ जाता है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए भेजना, तो हमें कहाँ भेजना है? एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी? मींस विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, के भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ये लेबोरेटरी हम नोटिफाई करते हैं, यहाँ पर ऑथराइज है, या विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलता है कि पुणे के अंदर ये जो लैब है ये एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी है, मिस्टर XYZ एंड ABC, करेक्ट। या फिर जो भी लेबोरेटरी विच इज बीइंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज बीइंग फंडेड बाय एंड सपोर्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और इनकी फंडिंग से लेबोरेटरी चल रही है, मतलब वो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज है, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज माने जाएगा, वो सब क्या माना बोला जाएगा? एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं सेक्शन 2(2) लिखने के लिए। लिखो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। ओके, एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी एक छोटा डेफिनेशन था। अब देखो एक बार नोट्स पे चलते हैं, नोट्स पे चलते हैं, नोट्स पे चलते हैं। सी एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट हो गया, हमने देखा। एडवर्टीजमेंट के बाद नेक्स्ट हमने 2(2) में देखा, दैट इज एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। ब्रांच ऑफिस, ठीक है यार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं भी कोई भी हम ऑफिशियली बोल रहे हैं हमारा ब्रांच है, जैसे बैंक के ब्रांचेस है, कंपनी के ब्रांचेस है, तो ब्रांच, अरे क्या होता है सही, ब्रांच क्यों डिफाइन किया है? बहुत बार क्या होता है, सेलर का ब्रांच है, सेलर का ब्रांच बेच रहा है, बाद में तो ब्रांच हमारा था ही नहीं, ये तो हमारा है ही नहीं ब्रांच, क्या पता कौन है। अरे भाई, मतलब एग्जाम्पल है, कल उठ के मेरा एक वर्चुअल सेंटर है, मैंने ऑफिशियली बोल दिया कि भाई इन दिल्ली देयर इज माय वर्चुअल सेंटर एंड दिस इज द ऑथराइज सेंटर। अब उस भरोसे पे स्टूडेंट वहां गए, ठीक है ना बात। अब वहां से बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन, कल में बताओ नहीं सॉरी वो तो मेरा था ही नहीं, ऐसा नहीं है। तो ब्रांच ऑफिस भी आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतना लिखना नहीं है पर समझते हैं। ब्रांच ऑफिस मींस एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क डिस्क्राइब एज ब्रांच, हमने ही उसको ब्रांच का दर्जा दिया है। या एनी एस्टैब्लिशमेंट कैरिंग द सेम और सब्सटैंशियली द सेम एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हेड ऑफिस। मेरे वर्चुअल लेक्चर्स यहाँ बिक रहे हैं, दिल्ली में भी बेच रहे हैं मेरे लेक्चर्स,
तो सब्सटेंशियली सेम एक्टिविटी जो हेड ऑफिस कर रहा है वो कर रहा है, तो वो भी ब्रांच माना जाएगा। या तो हम खुद ही बोल रहे हो हमारा ब्रांच है, या नहीं बोल रहे बट वो लोग भी क्या कर रहे हैं, दे आर टीचिंग EBCL, वहां पर मेरे पेनड्राइव बेच रहे हैं, वहां बुक सेल कर रहे हैं, वहां पर रिवीजन नोट्स मिल रहे हैं, मेरे यहाँ पे भी मिल रहे हैं, वहां भी मिल रहे हैं, मतलब इट इज डीम्ड टू बी ब्रांच। या तो वी हैव एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड दैट एज अ ब्रांच, और दे आर डूइंग ऑल द सेम वर्क एज द हेड ऑफिस इज डूइंग, तो ये हो जाएगा आपका ब्रांच ऑफिस। चलो एक काम करो, मैं डिक्टेट करता हूं, इसको लिखो आप, ब्रांच ऑफिस को लिखो। ब्रांच ऑफिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, ब्रांच ऑफिस सेक्शन 2 सबसेक्शन 3, बीच में लिखो ब्रांच ऑफिस मीन्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, जैसे अपन चार्ट में करते हैं ना। ब्रांच ऑफिस मीन्स डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट, एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क, any office or place of work, any office or place of work described as branch by establishment, any office or place of work described by branch or establishment, described by branch or establishment, any office or place of work described as branch or establishment, or any establishment carrying on either the same, any establishment carrying on either the same or substantially the same activities, any establishment carrying on same or substantially the same activities by the head office of the establishment, by the head office of the establishment, by the head office of the establishment. रिपीट करते हैं, चलो रिवाइज करो, यहीं पे खत्म करना है। ब्रांच ऑफिस मीन्स एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ वर्क established or described as branch by the establishment, or any establishment carrying on either the same or substantially the same activities carried on by the head office. या तो हेड ऑफिस जो काम कर रहा है वहां पर वो चल रहा है, या हमने खुद ने ही एक्सप्रेसली बोल दिया कि ये हमारा ब्रांच है, तो ये ब्रांच है। बहुत सारे स्टूडेंट जनरली ऐसे लाइव बैच में पूछते हैं, आप वर्चुअल में तो इतना थोड़ा सा पूछने में बट पूछ सकते हो, विदनास क्वेरी आप मुझे पिंग कर सकते हो, आपको जो ऐप है उस पर आप डालो। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हम डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, बिलीव मी वो खुद बाद में चैप्टर के एंड में मान जाते हैं कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? सर जब कोई आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो पूछता है, तो आप जैसे मिस्टर रामलाल इज द सन ऑफ मिस्टर श्यामलाल, मिस्टर रामलाल वांट टू फाइल अ केस, तो आपको पहले रामलाल कंज्यूमर है नहीं है, तो कंज्यूमर के बारे में लिखना पड़ेगा ना, फिर गुड्स के बारे में लिखना, उसने गुड्स खरीदा तो गुड्स क्या है, फिर डिफेक्ट क्या है। तो जब भी आप कोई प्रैक्टिकल या केस लॉस आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको कंज्यूमर क्या है वो लिखना पड़ेगा, गुड्स क्या है वो लिखना पड़ेगा, डिफेक्ट इन द गुड्स लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल है, मयूर अग्रवाल परचेज्ड अ मोबाइल फोन एंड गिफ्टेड टू हिज फादर, his father was using the phone but later on it was found defective and the phone was not in working condition. His father filed a complaint on the seller but seller did not entertain the complaint. Now please recommend Mayur Agarwal's father whether he can approach a consumer forum, consumer court. अब पहले आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पापा कंज्यूमर है, क्यों है, क्योंकि बायर ऑफ गुड्स है या यूजर ऑफ गुड्स है। फिर गुड्स क्या है, मोबाइल फोन इज मूवेबल गुड्स, तो गुड्स हो गया। फिर डिफेक्ट क्या है, एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग, क्वालिटी। फिर आप बोलेंगे रेफरिंग टू द अबाउट डेफिनेशंस एंड प्रोविजंस, मयूर अग्रवाल फादर कैन अप्रोच कंज्यूमर कोर्ट। तो आपको पूरा लिखना है ऐसा, तो आपको एंड ऑफ चैप्टर में बहुत समझेगा कि इसका ट्रिक क्या है। नहीं तो अदरवाइज कंज्यूमर लॉ सबको बहुत इजी लगता है डायरेक्टली, बट वो आंसर नहीं लिख पा रहे एग्जाम में, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। एनीवेज, ब्रांच ऑफिस हो गया। सेंट्रल अथॉरिटी, अब देखो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इतना लॉन्ग फॉर्म है, उसको बार बार एक्ट के अंदर जब जब रेफर करना है। सेंट्रल मतलब सेंट्रल, एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, एक जो बना है, ठीक है। स्टेट वाइज अलग अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को हम क्या नाम दे देंगे, सेंट्रल अथॉरिटी। बार बार जब भी एक्ट लिखेंगे तो वहां सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी शुड
take action. Central Consumer Protection should not this Central Protection Authority, Consumer Protection Authority should send a notice. कितना लेंगे तो Central Authority. Very simple. लिखो ये आपको आना चाहिए Section 2 Subsection 4 Central Authority. Section 2 Subsection 4 Central Authority. देखो Central Authority means Central Consumer Protection Authority. Central Authority means Central Consumer Protection Authority established under Section 10. Established under Section 10. ठीक है, 2-4 हो गया, 2-5 कंप्लेनेंट हो गया, 2-6 कंप्लेन ये भी हो गया, 2-6 के बाद 2-7 कंज्यूमर ये भी हो गया. कंज्यूमर में एक चीज बाकी रह गई थी, ठीक है ना. चेक करो, एक मिनट चार्ट ओपन करो कंज्यूमर का. मैं भी चार्ट ओपन करता हूं. ये वाला पार्ट मैंने मार्क किया है, जस्ट ओपन इट. कंज्यूमर देखो अपन ने क्या पढ़ा था कंज्यूमर में. कंज्यूमर इन केस ऑफ गुड्स मींस बायर ऑफ गुड्स एंड यूजर ऑफ गुड्स. इन केस ऑफ सर्विस मींस हायर और अवेलर ऑफ सर्विस और इंक्लूड्स बेनिफिशियरी ऑफ हायर और अवेलर विच इज फॉर कंसिडरेशन. ठीक है ना बात. विच इज पेड प्रॉमिस, पार्टली प्रॉमिस और अंडर द पेमेंट ऑफ डेफर्ड सिस्टम. इसमें ना कुछ चीज बाकी थी. अब फिर से लिखो हेडिंग Consumer Section 2 Subsection 7. Consumer Section 2 Subsection 7. very important. कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट रह गई थी यहाँ पे, ध्यान से. Consumer 2 Subsection 7. देखो आपने एक काम करो, आपने जो चार्ट बनाया था ना, ठीक है ना, और एक बार ड्रॉ करने में हरकत क्या है. टाइम जाएगा आई नो. फटाफट आप बगैर देखे बनाओ, आपको जितना आता है. मैं जब रफली बना रहा हूँ. इन केस ऑफ गुड्स मीन्स, इन केस ऑफ सर्विस मीन्स, ये आता है. कंसिडरेशन आता है, 1 2 3 4 आता है. यहां तक हमने किया है. पूरा चार्ट बनाओ, नीचे जगह रखो. 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं, बगैर देखे ट्राई करना है. आई होप आपने लिखा हो. बगैर देखे आ रहा है क्या? अब यहीं पर देखो मेरे हिसाब से ये जो यहां पर था कंसिडरेशन विच इज पेड प्रॉमिस्ड, मैं राइटिंग इग्नोर कर रहा. प्रॉमिस्ड
पार्टली पेड, पार्टली प्रोमिस्ड एंड अंडर डेफर्ड पेमेंट सिस्टम, ऐसा कुछ था. कंसिडरेशन इज पेड, प्रोमिस्ड, पार्टली पेड, पार्टली प्रोमिस्ड एंड अंडर डेफर्ड पेमेंट सिस्टम. राइट, यहां तक आपने लिखा होगा. राइटिंग प्लीज इग्नोर, मुझे चाइनीज राइटिंग है एनीवेज. तो अब यहां पर आप ये सब कनेक्ट करोगे, चारों जो एंड में कनेक्ट करोगे, चारों को कनेक्ट करोगे, करेक्ट. और चारों को कनेक्ट करके लिखना डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. आप समझ रहे हो, चार्ट बना आपने. कंज्यूमर इन केस ऑफ गुड्स मींस बायर ऑफ गुड्स एंड इंक्लूड्स यूजर ऑफ गुड्स. इन केस ऑफ सर्विस मींस हायर और अवेलर ऑफ सर्विस और एंड इंक्लूड्स beneficiary of the hire or availer, which is for consideration, paid, promised, partly paid, partly promised, or under deferred payment system, and divided into two parts, which should be for personal use. Personal use and not for commercial purpose, which should be for personal use and not for commercial purpose. सिंपल है, समझाता हूँ. मैंने मेरे फैमिली के लिए कार खरीदी. हम सब फैमिली को बहुत पसंद है, फैमिली टाइम बहुत बढ़िया स्पेंड करते हैं, हमें बहुत मजा आता है. 15-20 दिन में एक बार कहीं तो शॉर्ट कहीं तो निकल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे, म्यूजिक वगैरह, कंपटीशन होता है गाना होने का, आपके साथ भी होता रहेगा, तो ऐसा हम निकल जाते हैं. तो मैंने कार खरीदी. अब वो कार खरीदने के पीछे कमर्शियल पर्पस है या पर्सनल यूज है? पर्सनल यूज. बट मैंने 10 कार खरीदी. अब 10 कार में अकेला क्या करूँ? 10 कार मैंने कैब सर्विस स्टार्ट की, एयरपोर्ट पिकअप एंड ड्रॉप. जैसे बैंगलोर में मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ बैंगलोर एयरपोर्ट से जगह पे छोड़ने के लिए स्पेसिफिक एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप हर जगह चालू हो गया, क्योंकि एयरपोर्ट सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट पे रहता है, उनको बढ़िया जगह, बड़ा जगह लगता है, तो फिर कैब लगते हैं. मैंने 10 कार खरीदी, मैंने कंपनी या मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड बना दी, ठीक है ना, एयरपोर्ट कैब प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी बनाई. और ये कंपनी के अंदर मैंने 10 कार खरीदी कि मैं लोगों को कॉल करेंगे, लोग मुझे कॉल सेंटर नंबर पे कैब बुक करेंगे, उसको पिक करेंगे, ड्रॉप करेंगे. 10 कार, ये 10 कार खरीदने के पीछे कमर्शियल पर्पस है. तो जो एयरपोर्ट कैब प्राइवेट लिमिटेड जिसने 10 कार खरीदी वो कंज्यूमर नहीं है. कार खरीदी, गुड्स है, बायर ऑफ गुड्स है, कंसिडरेशन है, बट इट इज नॉट फॉर पर्सनल यूज, इट इज फॉर कमर्शियल पर्पस, प्रॉफिट मेकिंग थी. समझे मेरी बात? प्रॉफिट मेकिंग थी. बट मैंने मेरे फैमिली, मयूर अग्रवाल ने अपने फैमिली के लिए कार खरीदी, तो इट इज पर्सनल यूज, आई एम अ कंज्यूमर. एयरपोर्ट कैब प्राइवेट लिमिटेड ने अगर 10 कार खरीदी, वो हो गया बेटा, ये हो जाएगा बेटा कमर्शियल पर्पस, और वो बायर जरूर है, in a literal sense is the buyer, but he is not a consumer in Consumer Protection Act. Mayur Agarwal purchased a car for family, he is a buyer of goods for personal purpose and therefore he is a consumer. तो मैं कंज्यूमर कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता हूँ, एयरपोर्ट कैब्स प्राइवेट लिमिटेड दरवाजे नहीं खटखटा सकता है, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? अरे नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे. उनको कमर्शियल पर्पस है भाई, हम जैसे लोग अपनी खून पसीने की मेहनत, बेचारे हम गरीब मेहनत करके जब कार खरीदते, वो कार खराब निकली, कंपनी हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, तो हमारे लिए दरवाजे बने हैं. समझो मेरी बात. तो कंक्लूजन ये है, जो भी गुड्स, अगर जैसे लैपटॉप मैंने मेरे घर के लिए यूज किया करने, प्रिंटर मैंने घर के लिए लाया, तो ये पर्सनल है. बट मैंने एक ऑफिस खोला जहाँ पे 15 लैपटॉप लगा दिए, तो ये हो गया कमर्शियल पर्पस, ये हो गया कमर्शियल पर्पस. ठीक है ना बात? या एग्जाम्पल है, मेरे ऑफिस स्टाफ के लिए मैंने 15 फोन खरीदे, कॉलिंग्स और इनके लिए, तो वो कमर्शियल. मैंने अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करने के लिए 2 फोन खरीदा, दैट इज बेसिकली पर्सनल यूज. मैंने 100 आईफोन खरीदे, अरे 100 आईफोन गिफ्ट थोड़ी ना बांटूंगा मैं, 100 आईफोन बेचूंगा भाई, लाया 50,000 बेचूंगा 60 में, तो कमर्शियल पर्पस. बट मैंने सपोज 50 आईफोन खरीदे पूरे फैमिली को गिफ्ट बांटने के लिए, पर्सनल पर्पस. समझे मेरी बात? तो पहली बात, जो बायर ऑफ गुड्स है या हायरर ऑफ सर्विस है, ही शुड यूज दैट गुड्स और सर्विस फॉर पर्सनल रीजन और पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस. बट अब यहां पर समझना, कमर्शियल पर्पस में एक एक्सक्लूड किया गया. इट एक्सक्लूड्स मतलब इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट.
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है इंडिया में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का सोच, हर कोई जॉब के लिए जाना चाहता है। एवरीथिंग इज गुड, बट अपना अपना परसेप्शन है। जैसे आज हर कोई कमा के पहले बोलता है मुझे जॉब चाहिए और सैलरी चाहिए, ऐसा नहीं। वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, वो खुद क्यों नहीं एम्प्लॉयर बनता है, क्यों नहीं 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, ये भी तो थॉट वाले चाहिए। सारे एम्प्लॉय बनना चाह रहे तो एम्प्लॉयर कौन बनेगा? तो सेल्फ एम्प्लॉयड, जैसे आज एग्जाम्पल है कैब ड्राइवर, वो आज क्या करता है, 6 लाख की कार लेता है लोन पे, 1,50,000 अपना डाउन पेमेंट कर लेता है, 4.5 लाख 5.5 लाख लोन ले लेता है, कार ले लेता है, अपने आप को ओला उबेर में रजिस्टर करता है। फिर वो देखता है कि चलो आज मुझे सुबह 9 बजे निकलना है, 9 बजे निकलता है, पैसेंजर उठाता है ड्रॉप करता है, पैसेंजर ड्रॉप करता है, जाता है ड्रॉप करता है। उसको लगता है चलो आज घर पे कोई नहीं है, सब फैमिली मेंबर्स अपने अपने हर गए रहेंगे, तो वो क्या करेगा उस केस में, वो चलो ओवर टाइम कर लेता है रात भर बैठकर। समझो मेरी बात? तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड, फिर उसके मन का मालिक है, वो खुद एम्प्लॉयड है, उसका कोई मालिक नहीं है। अब बोले ओला उबेर, अरे ओला उबेर इज, वो उसको जब कैब बंद करनी करेगा, चालू करना करेगा, उसको लगता है छुट्टी ले लेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड, दे आर जस्ट वन ऑफ द हेल्पर, सर्विस प्रोवाइडर। तो मैं ही आपको बोलना चाहूंगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बंदा इंडिया में एक तो पहले ही कम है, बहुत कम लोग हैं जो खुद एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो उस केस में समझना मेरी बात, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले बंदे अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते बैठेंगे, सोचो वो कैब ड्राइवर बहुत मुश्किल से हिम्मत करके कर्जा लेकर कार लिया है, उसकी कार खराब निकली, और हम बोल रहे कमर्शियल पर्पस, हाँ है कमर्शियल पर्पस, उसका कमर्शियल पर्पस है, बट वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, उसको कंज्यूमर कोर्ट में अलाउ करेंगे। अगर उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजेंगे तो वो जिंदगी में कभी उभर नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा। तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे टेलर, घर से टेलरिंग मशीन लाया, लोगों के क्लॉथ स्टिच कर रहा है, दे रहा है 100 रुपए, 200, 500, 1000 रुपए ले रहा है, महीने भर में 20-25 हजार कमा लेता है, अपना घर चला लेता है, टेलर। करेक्ट है बात? ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। कैब ड्राइवर सेल्फ एम्प्लॉयड। टाइपिस्ट, छतरी डाल के बैठ रहे थे, आपको क्या टाइप करके चाहिए, लेटर बन गए, हाँ 10 रुपए 20 रुपए लेते हैं, टाइपिस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड है। हाँ, बट अगर वही कैब वाला एक दिन बड़ा हो गया और एक दिन बड़ा होकर उसने 4 कार खरीद के 4 ड्राइवर लगा दिए, अब वो सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, वो कमर्शियल पर्पस है। वो कार के लिए वो कमर्शियल पर्पस माना जाएगा। समझो मेरी बात? कार के लिए वो क्या माना जाएगा? कमर्शियल पर्पस। समझे? एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो हमारे पास ना पहले एक छोटा सा मशीन था, मशीन जैसे कैंडल मेकिंग होता था, हम लोग खुद ही उस पर मेहनत करते थे, कैंडल बनाते थे, पैक करते थे, मार्केट में बेच के आते थे। सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेस बढ़ता गया, हमने प्रॉपर 2000 स्क्वायर फीट की जगह ली, 10 मशीन डाल दी, 20 एम्प्लॉय रखे। अब वो मशीन हमने खरीदा, वी आर बायर ऑफ मशीन, बट यहां पर अब हम सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, अब कमर्शियल पर्पस आ गया। समझ में आया मेरी बात? मैंने सपोज टाइपिंग के लिए कंप्यूटर खरीदा, मैं टाइपिंग करके देता हूँ, लोगों से पैसा लेता हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड। मैंने इतना बड़ा हो गया कि मैंने 10 कंप्यूटर खरीदे और 10 एम्प्लॉय रखे, अब वो कमर्शियल पर्पस है। तो कंक्लूजन ये है, अगर आप जो गुड्स या सर्विस खुद के लिए पर्सनल यूज के लिए लेते हो तो आप कंज्यूमर हो, अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए लेते हो आप कंज्यूमर नहीं हो। बट जो कमर्शियल पर्पस में आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, उनको हम कंज्यूमर कोर्ट के दरवाजे खुले रखेंगे, उनके लिए हम कोर्ट के दरवाजे खुले रखेंगे। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे, इट शुड बी फॉर पर्सनल यूज, नॉट फॉर कमर्शियल पर्पस, not for commercial purpose. Commercial purpose excludes self-employment. Commercial purpose excludes self-employment. चलो आगे बढ़ते हैं। डाउट रहेगा पिंग करो। वापस आ गया कि मैं वापस आऊंगा, ये कमर्शियल पर्पस वगैरह पे बहुत डिटेल में आऊंगा, अभी नहीं भी समझोगे टेंशन है। कंज्यूमर डिस्प्यूट क्या है? मैंने कोई एलिगेशन लगाया सेलर पे, सेलर वो एलिगेशन एक्सेप्ट करता है, डिस्प्यूट ही नहीं। मैंने एलिगेशन लगाया, सेलर बोल रहा नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट, ये गलत है, तो डिस्प्यूट हो गया। भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग बोल रहा है। एग्जाम्पल है, मैंने फोन खरीदा, फोन टूटा हुआ निकला, मैं सेलर के क्या दिया आपने, ये फोन टूटा हुआ है,
बोले सर बताइए, सॉरी 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 सॉरी, वो पहचान वाला था, लाओ मैं आपको दूसरा, वो एलिगेशन एक्सेप्ट कर रहा है, तो डिस्प्यूट ही नहीं है ना, किस बात का डिस्प्यूट? कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम था सेलर ने पूरा कर दिया, डिस्प्यूट ही। बट मैं बोल रहा हूँ जाओ क्या किया तुमने, फोन खराब दिया, बोले सर हमने तो सही दिया था, आप देख लो। अब मैं जो बोल रहा हूं वो सेलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अब यहां पर डिस्प्यूट आएगा, ये हो गया कंज्यूमर डिस्प्यूट। लिखो ये, देखो रीड करो, कंज्यूमर डिस्प्यूट मीन्स हाँ, consumer dispute means a dispute where the person against whom a complaint has made denies or disputes the allegation. Where the complaint against whom, where the person against whom the complaint is made denies or dispute, बोलता नहीं मैं नहीं सुनूंगा, ये मैं नहीं एग्री करता हूँ, तो ये हो गया कंज्यूमर डिस्प्यूट। लिखो ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 8। ओके, कंज्यूमर डिस्प्यूट सिंपल था, मीन्स अ डिस्प्यूट अगेंस्ट द पर्सन हु डिनाइज द डिस्प्यूट, वो मना कर रहा है। कंज्यूमर राइट्स हो गए, डिफेक्ट हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, डिजाइन, ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डिजाइन। डायरेक्ट सेलिंग ये भी हमने कर लिया, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ऑब्वियसली जैसे हमने सेंट्रल कमीशन पढ़ा था या सेंट्रल अथॉरिटी पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट को शॉर्ट फॉर्म दे दिया डिस्ट्रिक्ट कमीशन। क्या नाम दे दिया बेटा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन। वैसे स्टेट का आएगा, तो देखो डिस्ट्रिक्ट कमीशन मींस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, उसका शॉर्ट फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। क्योंकि एक्ट में बार बार हम लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इट विल बिकम लेंथी। लिखो ये सेक्शन, छोटा सेक्शन है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 15, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 2 सबसेक्शन 15 डिस्ट्रिक्ट कमीशन। लिखो, इट मींस डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इट मींस District Consumer Dispute Redressal Commission. It means District Consumer Dispute Redressal Commission established under Section 28(1). Established under Section 28(1). Established under Section 28(1). वो 28(1) हम पढ़ेंगे आगे जाके कि कौन से सेक्शन के तहत
हर डिस्ट्रिक्ट में कमीशन फॉर्म किया गया, ठीक है। ई कॉमर्स हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर पढ़ा, एंडोर्समेंट, हा, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटी का ये बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है, एंडोर्समेंट्स करना। सर एंडोर्समेंट तो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ा था। अरे वो एंडोर्समेंट अलग है, ये एंडोर्समेंट अलग है। एंडोर्समेंट आज जैसे कोई ब्रांड एंडोर्समेंट, जैसे रणवीर सिंह बहुत सारे ब्रांड के एंडोर्समेंट्स करते हैं, धोनी बहुत सारे ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स है। धोनी का कुछ पिछले साल में 10 एंडोर्समेंट्स कर दिया। कोई प्रोडक्ट आया, बोला ये प्रोडक्ट लो, मैं बोल रहा बहुत भारी, तो लोग ले लेते हैं। धोनी के जो फैंस रहेंगे या विराट कोहली के जो फैंस है, अमिताभ बच्चन इतने ऐड में आते हैं, बाप रे, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल नवरत्न तेल। अब वो बोल रहे ठंडा ठंडा कूल, आप नवरत्न डालते ठंडा, अगर हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो भाई अमिताभ बच्चन के बोलने पर हमें लगा ठंडा ठंडा कूल है, बट हो नहीं रहा है। एंडोर्समेंट्स किसी के लाइकनेस कि मैंने यूज किया है ये प्रोडक्ट, देखो आप मेरे बोलने पर खरीदो, कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं। या ऐसा कोई कंपनी जो एसोसिएशन है वो किसी के चॉइस या किसी पर्सन से वो प्रोडक्ट अटैच कर देते हैं कि लोगों को, कोई सेलिब्रिटी कोई बोलता है या कोई क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन बोलता है, यू नो पॉलिटिशियन में और मे नॉट, बट एग्जाम्पल, तो उनके बोलने पर लोग खरीद लेते हैं। कभी पॉलिटिशियन ऐड में नहीं आता, बहुत कम चांसेस है। अब जैसे हेमा मालिनी, अगर वो है, मतलब वो एक पहले सेलिब्रिटी फिर पॉलिटिशियन या वाइस वर्सा जो भी है, तो मैं ये बोलूंगा पॉलिटिशियन के बोले बोला ये पक्का गलत प्रोडक्ट बेचा है। बट अगर सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स पर्सन कोई कुछ बोल रहा है तो लोग बोलेंगे डन है, मतलब इसने बोल दिया मतलब कहानी खत्म। अब जैसे एग्जाम्पल है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन आते थे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐसा फंड ट्रांसफर, तो अभी मेरे घर पे 3 दिन पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक बंदा आया, तो पापा लगे बोला हाँ वो अमिताभ बच्चन वाला बैंक। समझे मेरी बात, थोड़ा फर्क पड़ जाता है अपने आप। ओके, बोले अमिताभ बच्चन इसका एंडोर्समेंट कर रहा है मतलब बैंक अकाउंट खोलने में हरकत नहीं है, खोल दो। कोई तो बड़ा कारण होगा, अमिताभ बच्चन इनके लिए बोल रहे हैं, वो एक अलग चीज, तो अमिताभ बच्चन ने उसको एंडोर्स कर दिया। तो व्हाट इज एंडोर्समेंट? इज एनी मैसेज, वर्बल स्टेटमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन। मैसेज आप आके बोल रहे हो, करेक्ट है, वर्बल स्टेटमेंट दे रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो कि आप जब भी है आप यू नो मतलब डेमोन्स्ट्रेट मतलब कि आप कहीं भी जा रहे हो, टी शर्ट्स पे प्रिंट आप बोल नहीं रहे हो, बट आपकी टी शर्ट पे दिखा है, या क्रिकेट टीम होता है ना जिसके ऊपर पूरे ऐसे लोगो वगैरह लगे रहते हैं, आप बोल रहे हैं भारी चीज है, करेक्ट। तो डेमोन्स्ट्रेशंस, डिपिक्शन ऑफ नेम, सिग्नेचर एंड लाइकनेस और अदर आइडेंटिफाइबल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को चीज बहुत पसंद है, वो बोल रहा है कि यार मुझे पसंद है, या तो बाय वर्बली बोल रहा है या बाय डेमोन्स्ट्रेशन। टी शर्ट्स पे आता है तो वहां लिखा रहता है उसको, समझे मेरी बात। तो ये हो गया एंडोर्समेंट। या फिर नेम और सील ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच मेक्स द कंज्यूमर बिलीव दैट इट रिफ्लेक्ट ओपिनियन, फाइंडिंग, एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन मेकिंग सच एंडोर्समेंट। सो कोई ऑर्गेनाइजेशन एंडोर्स कर रहा है, आईएसओ, आईएसआई संस्था, समझे मेरी बात, या कोई यू नो मतलब वो एंटिटी, गवर्नमेंट एंटिटी, वो हो सकता है कि भाई उसको एग मार्क, ट्रेडमार्क लगा दिया, या सर्टिफाइड रहेगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हम बोल रहे हैं तुम ले लो। जैसे हमारा आईसीएआई बोलता है टैली इज गुड, हम एंडोर्स करते हैं इसको, तो आईसीएआई इज ऑर्गेनाइजेशन विच इज टेलिंग देयर लाइकिंगनेस। या तो पर्सन बोल रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है लाइकिंगनेस टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट और सर्विस, दैट इज कॉल्ड एज एंडोर्समेंट। ये नया डेफिनेशन है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में एंडोर्समेंट जो करके थे, ऐड वो निकल जाते थे, सेलिब्रिटी करोड़ों छाप के निकल जाते थे, लोग उनके भरोसे प्रोडक्ट खरीदते थे। बट ये एक्ट ने जो लोग एंडोर्समेंट्स कर रहे, ऐड कर रहे, करेक्ट है, उनके ऊपर बहुत तगड़े प्रोविजंस रखे, पेनल्टी प्रोविजन रखे, नई चीज है। तो देखो, देखते एक बार, लेटेस्ट एंडोर्समेंट्स बाय सेलिब्रिटीज, देखते हैं क्या रहा है, आई डोंट नो क्या आ सकता है, या डायरेक्टली एंडोर्समेंट बाय धोनी, देख लेते हैं। ब्रांड्स दैट महेंद्र सिंह धोनी हैज एंडोर्स्ड, देखते हैं क्या आ रहा है। कार 24, हाँ ये आता है। इंडियन टेरेन ब्रांड, रेड बस, आहा रेड बस, कोलगेट, कोलगेट की ऐड मुझे याद नहीं आ रही। लग्जरी ब्रांड, वॉच ब्रांड, करेक्ट। बैटरी, क्या क्या एंडोर्स होते हैं भाई, वो तो सनी देओल वगैरह तो इंडिगो पेंट्स,
GoDaddy.com, मास्टर कार्ड इंडिया, बाप रे बाप, स्नीकर्स इंडिया, स्नीकर क्या खतरनाक कैरेक्टर दिया इसको, ओरिएंट, netmeds.com, ये मेडिसिन आता है ना ऑनलाइन, ओके, तो ये देखो साउंड लॉजिक। एनीवेज, तो मैं ये बोलूंगा एंडोर्समेंट्स मतलब एक तरीके से, ये आप डेफिनेशन नोट डाउन करोगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अमेंडमेंट पे, और बच्चे फीडबैक दे रहे हैं, कीप ऑन सेंडिंग मैसेज। चलो आप ओके, तो ये एंडोर्समेंट अल्टीमेटली या तो कोई पर्सन कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट भी कल बोलते हैं ये प्रोडक्ट रेकमेंड करता है कि ये बैटरी सबके घर में लगाओ, तो एंडोर्समेंट है, जिम्मेदारी, बट ऐसे गवर्नमेंट नहीं करेगी, गवर्नमेंट का काम नहीं है सब करना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो एंडोर्समेंट सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन हमने 18 देखा है, ये वही का दिख रहा था। एंडोर्समेंट्स के बाद गुड्स का डेफिनेशन हमने कंप्लीट किया है। गुड्स के बाद इंजरी, एनी हार्म, बॉडीली हार्म, मेंटली हार्म, या बेसिकली प्रॉपर्टी हार्म, किसी का मतलब आपने सब एग्जांपल है, आपने कोई क्रीम लगाई तो आपका फेस खराब हो गया, पूरे आपके दाग पड़ गए, तो बॉडीली हार्म। मेंटली हार्म मतलब क्या, कि भाई आपका प्रोडक्ट है, आपका लैपटॉप लिया चालू ही नहीं हो रहा है, 15 दिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था, आप पूरे स्ट्रेसफुल, आप यहाँ वहां से लैपटॉप अरेंज कर रहे थे, जैसे लॉकडाउन हो गया तो आपका लैपटॉप चल नहीं रहा है, इंटरनेट बंद हो गया है, जब आप इतना स्ट्रेस कि आप रात भर जग रहे हो, मेंटली हार्म। या फिर
प्रॉपर्टी हार्म, ये आपका पैसा नुकसान, आपने प्रोडक्ट खरीदा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट खराब है, आपको कुछ हार्म नहीं हुआ, आपका कोई काम रुका नहीं, बट आपका पैसे का नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी हार्म। तो एनी हार्म विच इज देयर दैट इज इंजरी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 देखो, रीड करो। Injury means any harm whatever illegally caused to any person in body, mind or property. मीडिएशन, अरे ये वर्ड तो मीडिएशन, ये वर्ड अभी ऐड किया है, पुराने एक्ट में नहीं था। मीडिएशन के ऊपर बहुत सारे सेक्शंस आए हुए हैं। मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन। मीडिएशन मतलब कोई इन्वॉल्व होता है दो लोगों के बीच में, उनके इसमें सॉर्ट आउट करने के लिए वो सिर्फ क्या करता है, दो लोगों को साथ में लाके एक रास्ता निकालने की कोशिश करता है, दैट इज मीडिएशन। तो मीडिएशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच मीडिएटर मीडिएट्स द कंज्यूमर डिस्प्यूट। क्या मीडिएट कर रहा है, कंज्यूमर डिस्प्यूट सॉर्ट आउट, सेलर और बायर के बीच के झगड़े को खत्म करना, दैट इज मीडिएशन। एंड हु इज अ मीडिएटर, एज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 75 जो हम पढ़ेंगे। तो ये 3 सेक्शंस आप लिखोगे। स्टार्ट राइटिंग प्लीज। लिखने से फायदा है बेटा, 100% फायदा मिलेगा। एंड ऑफ द चैप्टर आप खुश रहोगे, मेरी बात मानना, पक्का लिखना आपने। ओके, इंजरी समझ आया आपको? इंजरी मीन्स एनी हार्म illegally caused to any person in body, in mind or by property. Mediation is a process by which we mediator mediates the consumer dispute and mediator is as referred in section 75. जब हम देखेंगे तब आपको ये mediator क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज ये पूरा डेफिनेशन पार्ट हमें खत्म करना है। मिसलीडिंग एड, गलत एड, ये पहले एडवर्टीजमेंट देगा, अभी मिसलीडिंग एड। अरे आपके साथ भी हुआ रहेगा, जैसे अभी बीच में इंश्योरेंस आते बोले सर इंश्योरेंस में पैसे लगाओ 3 साल में पैसे डबल, अभी तो ऐसे बहुत कम चांसेस है। तो मिसलीडिंग एड एडवर्टीजमेंट होता क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 मींस आपने प्रोडक्ट को फॉल्सली डिस्क्राइब किया है। डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट्स, गलत बताना प्रोडक्ट। अभी जैसे एक बार मैं देखा था सोप भी डुप्लीकेट आ रहे थे, सोप जो सोप आप नहाते हो डुप्लीकेट, बोले हाँ ये बढ़िया है ले ओरिजिनल भी। मेरे को तो डाउट आया, रैपिंग वगैरह थोड़ा सा कहीं तो डाउट आता है। तो फॉल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और गिविंग फॉल्स गारंटी कि ले जाओ आपका काम हो जाएगा। ये जो है, ये जो प्रोडक्ट, ये वॉच है, ये सपोज एग्जांपल है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये ओरिजिनल वॉच है, ये जो वॉच है इट इज मेड इन स्विस, ठीक है ना बात, एग्जाम्पल। तो मेड इन स्विस, मैंने खुद भाई स्विस वॉच 40,000 दे दिए एग्जाम्पल। तो या तो गिविंग फॉल्स गारंटी विच लीड्स अबाउट द नेचर, क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी क्वांटिटी। आपको गलत बातें बोलना, ये प्रोडक्ट को गलत डिस्क्राइब करना
या फिर डेलिबरेटली कुछ इंफॉर्मेशन हाइड कर देना, डेलिबरेटली कुछ इंफॉर्मेशन हाइड करना। सर एग्जांपल, डेलिबरेटली कुछ इंफॉर्मेशन हाइड कर देना, एग्जांपल है कि सपोज मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो बोला कि सर मुझे बताओ कि इनकम टैक्स का क्या बोलते हैं टोटल खर्चा कितना आएगा, मतलब मेरी फीस 10,000। फिर मैंने वो भी बताना चाहिए कि मेरी फीस तो 10,000 है, बट इनकम टैक्स भी जो है आपको भरना है, कॉमन सेंस है, बट फिर उसको नहीं मालूम मैं कि 30,000 टैक्स भरना है। तो मैंने उसको क्लियर बोलना चाहिए था कि आई विल चार्ज यू 10,000 एंड द टैक्स विल बी 30,000, टोटल कॉस्ट इज 40,000। I will take my fees 10,000 and the tax will be 30,000, total fees is 40,000। तो क्लाइंट को अगर मैं बताता तो क्लाइंट बोले अरे 40,000 लग रहे, जान तो नहीं है। मैंने क्या बोला, सर मेरी फीस 10,000 है, आप आ जाओ करवा देंगे। उसको 10,000, वो आगे बढ़ गया। अब मैंने फीस ले ली, एडवांस फीस मांग ली, मैं एडवांस फीस में बिलीव करता हूँ। अब मैंने उसको फोन किया, सर टैक्स का पैसा भेजो, बोलो ये भी भरना पड़ता है, उसको नॉलेज नहीं है। सर ही इज अ लेमैन, उसको सादा आदमी, हाँ बोले भरना पड़ेगा, बोले आपने बताया नहीं। तो बोले नहीं सर वो तो टैक्स भरना पड़ता है। बोले आपने बोलना चाहिए था, मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, अगले 2 महीने बाद मैं करता था। फिर अब मैंने क्या किया, क्लाइंट का काम आज मिल जाए, वो पोस्टपोन ना करे, इसलिए मैंने मिस आधी बात बताई, कंसील की कुछ बात। मुझे दिख रहा था कि जो क्लाइंट बैठा है उसके पास आज इतना पैसा नहीं है 40,000 खर्चा करने के लिए, तो वो अभी क्या, मैं बोला नहीं सर अब तो प्रोसेस कर दिया, पैसा अरेंज करो, बच्चा कर्जा करके भरा। तो हाइडिंग डेलिबरेटली कंसीलिंग सम इंफॉर्मेशन इज अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कुछ चीज पूरी नहीं बताना, हाइड करना, गिविंग फॉल्स गारंटी, फॉल्सली डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट इज अ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ये आप नहीं लिखोगे, डोंट वरी, ये होमवर्क में आप लिखोगे। उसके बाद नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को हम शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे, नेशनल कमीशन। जैसे डिस्ट्रिक्ट आया था, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, नेशनल कमीशन। वेरी क्लियर, लिखो ये चीज, नेशनल कमीशन लिखो, 2 सबसेक्शन 29। ओके, नेशनल कमीशन मींस नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। चलेगा। अब 2-4 डेफिनेशंस बचे हैं, ये हम कल के सेशन में लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नॉट मोर डेफिनेशंस। आज हमने काफी डेफिनेशन देखे, प्लीज प्लीज रिवाइज बिफोर द नेक्स्ट सेशन एंड कमिंग अ लॉट ऑफ टास्क सून, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से करना है। आई बिलीव ये सारे टॉपिक्स अच्छे खासे वेटेज में एग्जाम में आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू।